जय हिंद। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल प्यारा चैनल लली सीपी में। आज हम हाजिर हैं सोलर साइंस के ऑब्जेक्टिव का 5वां वीडियो लेकर। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। यदि आपने टारगेट बना ही लिया है, अपना सपना बना ही लिया है कि हमें टॉप करना है, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा इस चैनल में जितने भी इस तरह का वीडियो है, साइंस का, सोलर साइंस का, हिंदी का, मैथ का, सबका वीडियो हम बना के डाल दिए हैं ताकि आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। आप सभी वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है आज का फर्स्ट, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। ऑप्शन ए में है सेनापति, बी में है फ्रांस में राजदूत, सी में है प्रधानमंत्री, डी में है गृह मंत्री। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है, फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा बुर्बो वंश। बुर्बो वंश। क्वेश्चन है आपका तीसरा, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। इसका सही जवाब हो जाएगा यूनान। क्या हो जाएगा? यूनान। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। अगला क्वेश्चन है चौथा, लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा टोटस्की ने। टोटस्की ने, सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। इसका सही जवाब होगा 1861 में। ए इसका राइट जवाब होगा 1861 में। अगला क्वेश्चन है आपका, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। देखिए क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है। इसका सही जवाब होगा पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, पथ प्रदर्शक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सातवां, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। इसका सही जवाब होगा हो ची मिन। हो ची मिन। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। इसका सही जवाब होगा 1875 में। 1875 में। अगला है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। इसका सही जवाब हो जाएगा बारदोली। ए इज द राइट ऑप्शन। ए इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, यानी बारदोली। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की। इसका सही जवाब हो जाएगा 1925 के बी हेडगेवार ने। बी इसका सही जवाब है। 1925 ईस्वी में के बी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11वां, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919। सी इसका राइट जवाब होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें हजारों लोग का नरसंहार हुआ, हजारों लोग मारे गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 12वां, पावरलूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। पावरलूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। ए इसका राइट जवाब होगा ब्रिटेन में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। आपका जवाब हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन ये औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ था। वस्त्र उद्योग से। 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया।
कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग। डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा श्रमिक वर्ग। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा सबसे अधिक अगर शोषण रहेगा तब श्रमिक वर्ग होगा। ठीक है, अगर रहेगा कि किस वर्ग का हुआ तो श्रमिक वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, लगभग सभी वर्ग का हुआ। ठीक है, मगर अगर रहे कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण सबसे अधिक हुआ तो श्रमिक वर्ग का हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए अगला, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था? गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था? इसका सही जवाब होगा नकदी फसल। नकदी फसल, नकदी फसल। चलिए अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इसका सही जवाब होगा यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ, डी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका सही जवाब होगा अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही जवाब होगा जर्मनी में। बी इसका राइट जवाब होगा जर्मनी में। आगे है 21वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ये एकदम सही है, ये इसका राइट जवाब होगा। ये धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है कि यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, यहाँ सभी धर्म बराबर है। संविधान के नज़र में सभी धर्म क्या है? समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। बी इसका राइट जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है मुंबई को। किसे? मुंबई को, जो ऑप्शन नंबर सी में है। सी इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, 24 का राइट जवाब हो जाएगा ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है ग्राम सभा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? भारत में पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहाँ लागू की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा नागौर में। नागौर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के लिए ढांचागत सुझाव दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय, सी इसका राइट जवाब होगा त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ यानी शुरू हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 के दशक में। बी इसका राइट जवाब होगा 1970 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? इसका सही जवाब हो जाएगा जनता पार्टी को। जनता पार्टी को। बी इसका राइट जवाब होगा जनता पार्टी को। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
चिपको आंदोलन आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? इसका राइट जवाब होगा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। क्या होगा? कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं है आपका चिपको आंदोलन। ठीक है, जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था, जिसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसी के आदेश से वहाँ की औरतों ने, वहाँ के लोगों ने पेड़ से चिपक गया था, जिसके कारण पेड़ काटने से बच गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है सामूहिक सहमति। क्या है? सामूहिक सहमति, जो ऑप्शन नंबर डी में है। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य क्या है? सामूहिक सहमति। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। लोकतांत्रिक कहलाने में होता है। लोकतांत्रिक कहलाने में क्या होता है? गर्व होता है। क्या होता है? गर्व, कि हम लोग लोकतांत्रिक देश से हैं। ठीक है, हम लोग उस देश से हैं जिस देश में लोकतंत्र है, जहां लोगों का चलता है, सरकार का नहीं। लोग जब चाहे सरकार बना लेगा, लोग जब चाहे सरकार को तोड़ देगा। ठीक है, चलिए लोकतांत्रिक कहलाने में क्या होता है? गर्व होता है, गर्व। चलिए अगला क्वेश्चन 32, लोकतंत्र नागरिकों को देता है। लोकतंत्र नागरिकों को क्या देता है? बताइए। लोकतंत्र नागरिकों को देता है समान अवसर। सबको समान अवसर देता है, कि सबको मौका मिलना चाहिए, लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, मर्द हो, सबको समान अवसर। चलो अगला है, यहाँ भेदभाव नहीं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? बताइए, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली होती है, या मजबूत होती है, या कठोर होती है, या अति मजबूत होती है? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? ढीली होती है। डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लोकतंत्र के समक्ष, समक्ष माने सामने, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? लोकतंत्र के मार्ग, मार्ग कहे तो रास्ता, की सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा अशिक्षा। अशिक्षा। लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे तो लोकतंत्र सफल हो सकता है। क्योंकि यहाँ जो है, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो लोग अच्छे सरकार को चुनेंगे, घूस घास बंद हो जाएगा। लोग अच्छी सरकार को चुनेंगे और अच्छे सरकार देश को चला के देश को और विकास की ओर ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन आज है क्या? शिक्षा के अभाव में, ठीक है, लोग को घूस दे के 500, 1000, 2000 दे के, ठीक है, गलत लोग भी वोट ले लेता है और सरकार बन जाता है और देश को बुरे तरफ ले जाता है, विकास की तरफ ना जाके देश को बेचने पर लग जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या है? जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। मंद माने धीमी हो जाती है। जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ेगा तो विकास नहीं होगा, विकास रुक जाएगा, विकास मंद हो जाएगा। तो जनसंख्या पे कंट्रोल लगाना चाहिए। आज हमारा बिहार जो पीछे है उसका एक कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। बताइए, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन, ठीक है, इसका ए सही जवाब होगा, जीविकोपार्जन। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा तकनीकी विकास। क्या हो जाएगा? तकनीकी विकास। ए इज द राइट आंसर, तकनीकी विकास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। ए इसका राइट जवाब होगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राष्ट्रीय आय
समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इसका आंसर होगा प्रोप्राइटर बीसी महालनोबिस ने। प्रोप्राइटर बीसी महालनोबिस, ये इसका राइट जवाब होगा। प्रोप्राइटर पीसी महालनोबिस, महालनोबिस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 41। वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली की कौन सी कठिनाइयां हैं? इसका सही जवाब होगा, चलिए इसका सभी सही है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के सामान्य मापन का अभाव, मूल्य संचयन का अभाव, उपयुक्त सभी, सभी इसका सही जवाब है। 41 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है विनिमय के रूप हैं, विनिमय के इसमें कौन से रूप हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली या क ख दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, इसका राइट जवाब होगा क और ख दोनों। वस्तु विनिमय प्रणाली भी और मौद्रिक विनिमय प्रणाली भी, सी इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो मुंबई को कहा गया। किसे कहा गया है? मुंबई को। ए इज द राइट आंसर। अगला है भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? इसका सही जवाब हो जाएगा 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, 19। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या सभी? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? सभी है। कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, यानी इसका सही हो जाएगा आंसर डी, सभी। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देशों के कार्यकाल का अधिभाग जो है वो कार्यरत रहता है सेवा क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में या प्राथमिक क्षेत्र में, या इसमें से कोई नहीं? बताएंगे। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। जो विकसित देश होता है वहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं वो किस काम में लगे होते हैं, किस काम में संलग्न होते हैं? तो सेवा क्षेत्र में होते हैं। किसमें? सेवा क्षेत्र में। जो देश विकसित है, विकास कर चुका है, वहाँ ज़्यादातर जो लोग हैं किस क्षेत्र में लगे हुए हैं? सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। कहाँ? सेवा क्षेत्र में लगे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 47 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसमें से कौन बहुराष्ट्रीय? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इसमें से सभी। जिसमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इसमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसका क्या जवाब है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन है 49। उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं? उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक कौन से हैं? आप लोग इसका जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएगा तेल की समस्या, मिलावट की समस्या, कम गुणवत्ता, इसमें से सभी हो जाएगा। उपभोक्ता शोषण के जो मुख्य कारक है इसमें से सभी हैं। आज उपभोक्ता यानी उपभोक्ता कहे तो ग्राहक, ग्राहक का जो शोषण हो रहा है, तो मिलावट की भी समस्या हो रहा है। लोग जो है अच्छे सामान में गंदे सामान यानी बुरा सामान या घटिया सामान मिला देते हैं, ठीक है। और तौल की भी समस्या होती है, वजन में भी कुछ समस्या होता है, ठीक है। यानी माल को जो है कम तोला जाता है, कम गुणवत्ता, जितना गुण वाला वस्तु डिमांड किया जाता है उससे कम वाला दिया जाता है, उसमें कुछ मिला दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उपभोक्ता का शोषण होता है, ग्राहक का शोषण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सही हो जाएगा सभी। आज ग्राहक का शोषण कई तरह से होता है। मिलावट की समस्या, उसमें घटिया अच्छा वस्तु में घटिया वस्तु मिला दिया जाता है। तौल की समस्या, वजन में कमी कर लेता है, ठीक है। कम गुणवत्ता वाला अच्छी किस्म की वस्तु नहीं देता है। तो इस तरह से सभी दिक्कत है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए में है सामान से खराबी हटाना, सामान को बदलना, सेवाओं की त्रुटि हटाना, इसमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से सभी। उपभोक्ता राहत के निमित्त में से कौन तरीके हैं? ये सभी से उपभोक्ता को राहत मिल सकता है, ग्राहक को राहत मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? इसका सही जवाब हो जाएगा 19.27 यानी 27%। 19.27%, बी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। सबसे अधिक लोहा कर्नाटक, और सबसे अधिक कोयला रहता तो झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भस्त्र घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भस्त्र घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी। सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? इसका आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर ने। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर। किस नदी पे है? नर्मदा। बी इसका राइट जवाब होगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्रक। सी इसका राइट जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा हनुमान नगर। कहाँ बनाया गया है? हनुमान नगर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन से देश करता है? विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। किस प्रदेश में धान एक जीविका फसल है? बिहार। बिहार का जीविका फसल क्या है? धान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल किस महीने में काट ली जाती है? खरीफ की फसल किस महीने में काटी जाती है? तो नवंबर से दिसंबर में खरीफ की फसल काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? इसका सही जवाब होगा निजी उद्योग। किस तरह का उद्योग है? निजी उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? किस उद्योग को संरक्षण का शिशु कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीनी उद्योग को। किस उद्योग को संरक्षण का शिशु उद्योग कहा जाता है? चीनी उद्योग को। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? इसका सही जवाब होगा खनिज आधारित। डी इसका राइट जवाब होगा खनिज आधारित। पेट्रो रसायन किस तरह का उद्योग है? खनिज आधारित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है? निम्नलिखित में से कौन से परिवहन के साधन का भारत में प्रमुख स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। सी इसका राइट जवाब हो जाएगा सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे है, बिहार में सबसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH2 है, वह किस नाम से विख्यात है? वह किस नाम से विख्यात है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रैंड ट्रक रोड। ग्रैंड ट्रक रोड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब होगा। NH2 है, वह किस नाम से फेमस है, विख्यात है? ग्रैंड ट्रक रोड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा पटना में। पटना इसका राइट जवाब होगा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पटना में। अगला क्वेश्चन है, नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट। नवादा के दक्षिणी भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन है, पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा
जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, पत्तन है, हवाई अड्डा ही है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। कौन है? पटना। ये इसका राइट जवाब होगा, पटना। आगे है, छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च वाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हैचयूर, हैचयूर, सी इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बताइए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जिम्मरमैन। जिम्मरमैन का कहना है संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसका कहना है कि हमारे हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं? किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं? तो महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है? किसने कहा था बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन आपका जो इसमें से है, किसका कथन है या किसका कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए नहीं? महात्मा गांधी। बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वर्गों में, बी इसका राइट जवाब होगा, 3 वर्गों में। चलिए आगे है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? इसका सही जवाब हो जाएगा 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर, डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, या नदी की तली में अवसाद का जमाव, या वर्षा की अधिकता? तो ये सब के कारण बाढ़ आता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी इसका राइट जवाब होगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल अधिक हो जाता है तो बाढ़ आता है, नदी की तली में अवसाद जम जाता है जिससे बाढ़ होता आ जाता है, वर्षा की अधिकता। तो इसका तीनों का तीन आंसर सही है, इसलिए डी इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, सुखाड़ जो होता है उसके लिए कौन कौन कारक है? तो ए में है वर्षा की कमी, बी में है भूकंप, सी में है बाढ़, डी में ज्वालामुखी, क्या ज्वालामुखी क्रिया। तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो आपका हो जाएगा ए वर्षा की कमी। वर्षा की कमी नहीं, वर्षा की कमी होती है इसलिए क्या होता है? सुखाड़ होता है। वर्षा नहीं होगा तो सुखाड़ होबे न करेगा, इसका राइट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सुनामी। महासागर में जो कंपन शुरू होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक है, जो महासागर में आता है, समुद्र में आता है, और स्थल पर जो आता है वो भूकंप होता है। ठीक है, भूकंप कहाँ आता है? स्थल पे, और सुनामी कहाँ आता है? समुद्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? किस यंत्र की सहायता ली जाती है? इसका जवाब हो जाएगा आपका इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, बी इसका राइट जवाब होगा। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का हम मदद लेते हैं? इंफ्रारेड कैमरा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए में है उसे आग लगना, बी में है बम विस्फोट, सी में है भूकंप, डी में है रसायन दुर्घटना। तो आग लगना, बम विस्फोट, रसायन दुर्घटना ये सब जो है मानव जनित आपदा है, मगर भूकंप ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, भूकंप, भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गया, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए आतंकवाद हो गया, आग लगना, बम विस्फोट हो गया, रसायन दुर्घटना हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, तोड़फोड़ हो गया, ये सब
मानव जनित आपदा हैं। ठीक है, चलिए आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये टोटल वीडियो खत्म होता है। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग में हम समाप्त कर दिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर सच में आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए, ठीक है, और ज़रूर कमेंट कीजिए कि अगर ये आपको पसंद आ गया, किसी तरह पसंद आ गया, आप अगला वीडियो बनाइए। तो अगला वीडियो जो है इसका हम सब्जेक्टिव का बनाएंगे, ठीक है, जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा, जिससे आप आसानी से सुन के याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।